तो मूवी स्टार्ट होती है जहां हम देखते हैं पारो और देवदास को, जो कि बाकी बच्चों के साथ स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे होते हैं। पारो और देवदास में काफ़ी अच्छी दोस्ती होती है, जिससे पारो और देवदास एक दूसरे का हमेशा साथ देते हैं। अब इधर स्कूल के मास्टर आराम से सो रहे होते हैं, जिससे पारो उनका एक चित्र बनाती है अपनी स्लेट पर, जिससे देखकर पारो और देवदास दोनों ही हंसने लगते हैं। तभी मास्टर की नींद खुल जाती है और वो उन दोनों को डांटने लगता है। इसी बीच स्कूल की घंटी बज जाती है और सभी बच्चे स्कूल से जाने लगते हैं। जब देवदास जाने लगता है तो मास्टर उसे डांटते हुए ये कहता है कि तेरे बाप भले ही जमींदार हों, पर उन्होंने तुझे आज स्कूल में रखने को ही कहा है और तेरी छुट्टी नहीं होने वाली, तुझे इसी स्कूल में पढ़ाई करनी होगी। अब सभी बच्चे जाने लगते हैं तो देवदास भी वहाँ कैसे रुक सकता था। मास्टर ने कुछ बच्चों को देवदास पर नजर रखने के लिए कहा होता है। जब वो बच्चे देवदास को रोकते हैं तो देवदास उनसे लड़ाई कर कर वहाँ से भागने लगता है। इसी बीच वो एक पत्थर उठाकर एक बच्चे के सिर पर मार देता है, जिससे उसके सर पर चोट लग जाती है। ये सब देखकर मास्टर गुस्सा हो जाता है और पहुंच जाता है जमींदार के पास, जो कि देवदास के पिता होते हैं। वो देवदास से कुछ ज्यादा प्यार नहीं करते। मास्टर से बोल देते हैं कि आज देवदास घर आएगा तो उसकी जमकर पिटाई होगी, वो भले ही जमींदार का लड़का हो, उसके लिए कोई रहम नहीं किया जाएगा। इधर हम देखते हैं पारो को, जो कि अपने घर पहुंचती है और अपनी माँ से कुछ ज्यादा खाने की मांग करती है कि सिर्फ पारो को ही पता होता है कि देवदास इस वक्त कहाँ पर छुपा हुआ है। उसे वो खाना देवदास के लिए लेकर जाना होता है। वो देवदास के लिए खाना लेकर जाती है तो यहाँ पर देवदास उसे किसी बात पर एक थप्पड़ लगा देता है, जिस बात से पारो गुस्सा हो जाती है और सीधे पहुंच जाती है देवदास के पिता के पास। वो देवदास को ढूंढ लेते हैं और उसे कमरे में बंद कर कर खूब पिटाई करते हैं। देवदास की माँ उसे बचाने के लिए आती है, पर वो किसी की एक भी नहीं सुनते। इधर देवदास की पिटाई हो जाती है और पारो भी दुख में बैठी होती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरे दिन सुबह देवदास पहुंचता है पारो के पास और उसे थप्पड़ मारने के लिए माफी मांगता है। साथ ही वो पारो से ये भी कहता है कि उसे पिताजी से ये नहीं बताना चाहिए कि वो कहाँ पर छुपा हुआ है, जिस बात से पारो भी देवदास से माफी मांग लेती है और दोनों में वापस से दोस्ती हो जाती है। इधर देवदास के पिता और भाई दोनों मिलकर देवदास को कलकत्ता भेजने का प्लान बनाते हैं, ताकि उसकी पढ़ाई अच्छे से हो सके और गाँव में रहकर वो बदमाशियाँ ना सीख सके। जब देवदास गाँव छोड़कर जाने लगता है तो पारो ही सबसे ज्यादा दुखी होती है और उसके जाने के बाद काफी अकेली हो जाती है। अब पारो हमेशा ही देवदास को याद करती रहती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय के साथ साथ बदलती हुई चीजों में पारो भी बदल चुकी होती है। अब वो बड़ी हो चुकी होती है। यहाँ हम देखते हैं पारो को तालाब में पानी भरते हुए उसकी सहेली आती है और उससे पूछती है, क्या तुमने एक बात सुनी है? गाँव में हर कोई ये बात कर रहा है कि इतने सालों के बाद अब देवदास वापस आने वाला है। पारो खुश हो जाती है और अपने घर आती है। हम देखते हैं देवदास अब वापस आ चुका होता है और वो अपने घर जाने से पहले ही पारो के पास आ जाता है उससे मिलने के लिए। पारो उससे कुछ भी नहीं बोलती। देवदास उसे देखकर वहां से जा चुका होता है। यहाँ पर पारो की दादी उसकी माँ से ये बात बोलती हैं कि क्यों ना देवदास और पारो का रिश्ता कर दिया जाए। दोनों ही बचपन से साथ रहे हैं और अब दोनों ही विवाह के योग्य हो गए हैं। इधर हम देखते हैं जमींदार को जब ये बात पता चलती है तो वो गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं और अपनी पत्नी से बोल देते हैं कि इस रिश्ते के लिए साफ मना कर दो, ये रिश्ता नहीं हो सकता। वो लोग हमसे नीची जात के हैं और उनके यहाँ हम रिश्ता नहीं करने वाले। इधर देवदास दूसरे दिन अपनी बचपन की दोस्त पारो से मिलने के लिए उसके घर आया होता है, जिसे देखकर पारो काफी खुश हो जाती है। इधर पारो के पिता को जब ये बात पता चलती है कि देवदास के माता पिता ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया है तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और ये कहने लगते हैं कि वो एक हफ्ते के अंदर ही पारो की शादी ऐसे घर में करवाएंगे जो हैसियत और औहदे में देवदास के घर से कहीं ज़्यादा ऊंचे होंगे। इस बात की खबर हर तरफ फैल जाती है और पारो की सहेली उसे पूछने लगती है कि जो रिश्ता तेरे लिए आया है वो तो काफ़ी ऊंचे घराने के लोग हैं और काफ़ी पैसे वाले हैं। जिससे पारो ये कहने लगती है कि होंगे तो होंगे, पर पारो ने तो अपना पति देवदास को ही चुन लिया है। इसके बाद हम देखते हैं रात का समय, जहाँ पर पारो पहुँच जाती है देवदास के घर। रात के करीब 2 बज रहे होते हैं और इस समय अचानक से पारो को देखकर देवदास चौंक जाता है। पारो यहाँ पर देवदास से अपने प्यार का इजहार करती है और ये कहने लगती है कि मैं इतनी रात में तुम्हारे पास आई हूँ, अब मेरी इज्जत को रखना तुम्हारे ही हाथों में है। देवदास उससे पूछता है कि क्या तुम्हें किसी ने आते हुए देखा है? तो पारो बता देती है कि हाँ, दरबान ने और पास ही पड़े नौकरों ने उसे देखा है। दूसरे दिन
देवदास जब अपने पिता और भाई से शादी के बारे में बात करता है तो वो लोग काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और देवदास को गुस्से में वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं और सीधे मना कर देते हैं कि ये शादी नहीं होने वाली, वो यहाँ रुके या यहाँ से चला जाए। जिस बात से देवदास गुस्सा हो जाता है और पारो से भी मिले बिना वो वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर पारो काफ़ी दुखी हो जाती है। और दूसरे दिन देवदास पहुँच जाता है कलकत्ता, जहाँ पर उसे चुन्नी बाबू मिलते हैं। चुन्नी बाबू देवदास के दोस्त होते हैं। यहाँ पर वो देवदास से दुखी होने का कारण पूछते हैं तो देवदास चुन्नी बाबू से कह देता है कि आप जहाँ पर रोज शाम को जाते हैं क्या मुझे भी वहाँ लेकर चल सकते हैं। चुन्नी बाबू पहले तो इस बात से हैरान हो जाते हैं, फिर देवदास को साथ लेकर चलने की बात कह के वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद देवदास एक खत लिखता है पारो के नाम, जिसमें वो पारो से कह देता है कि उसके माँ बाप नहीं चाहते हैं कि ये शादी हो और वो खुद भी पारो को नहीं चाहता है। वो उस खत को पोस्ट करने के लिए दे चुका होता है, पर कुछ ही देर बाद उसकी अंतरात्मा से आवाज आती है कि वो जब पारो से इतना प्यार करता है तो उसे इस तरह से कैसे छोड़ सकता है और उससे कैसे झूठ बोल सकता है। वो उसे बगैर कुछ बताए ही यहाँ पर आ चुका है और अब इतना बड़ा झूठ बोल दिया। कुछ देर बाद चुन्नी बाबू आते हैं जो कि देवदास को अपने साथ चलने की बात कहते हैं, पर देवदास उनसे मना कर देता है और कहता है अगर मुझे पता होता कि यहाँ आने से मेरा सब कुछ लुट जाएगा और मैं अपना सब कुछ खो दूंगा तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आता। इतना कहकर देवदास अपने गांव के लिए निकल जाता है। अब गांव पहुंचते ही वो देखता है कि पारो के पास वो खत पहले ही पहुंच चुका होता है और साथ ही पारो को आशीर्वाद देने के लिए वो लोग आए होते हैं जिसके साथ पारो का रिश्ता होने वाला था। अब यहाँ पर पारो को खत मिलता है तो वो खत को पढ़कर काफी दुखी हो जाती है और चुपचाप नीचे चली जाती है उन लोगों के पास जो उसे आशीर्वाद देने के लिए आए होते हैं। दूसरे दिन पारो जब तालाब पर पानी भरने के लिए जाती है तो वहाँ उसे देवदास मिलता है। वो पारो से बात करने की कोशिश करता है पर पारो नाराज होती है। देवदास उससे कहता है कि मुझे याद है जब उस रात को तुम सब कुछ छोड़कर चली आई थी। पारो कहती है मुझे ये भी याद है कि तुमने खत में क्या लिखा था। देवदास कहता है कि वो खत उसने जल्दबाजी में लिख दिया था और उसका ऐसा कुछ भी मन नहीं है। पर पारो यहाँ पर नाराज हो चुकी होती है और देवदास से कहने लगती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली, मेरे भी माँ बाप हैं, राजी होना और ना होना मेरे लिए मायने रखता है जिस तरह से तुम्हारे माँ बाप का राजी होना या ना होना तुम्हारे लिए मायने रखता है। उन्होंने अगर मेरी शादी कहीं पर तय करी है तो वो मेरी मंगल कामना ही चाहते हैं और उन्होंने मेरा भला ही सोचा है। अगर तुम्हारे पास गुण है तो मेरे पास गुण के साथ साथ रूप भी है। अपने पैसों को अपने पास ही रखो। यहाँ पर देवदास नाराज हो जाता है और पारो से कहता है तुम्हें अपने रूप पर इतना घमंड है तो तुम्हें मैं एक दाग जरूर दे दूंगा। वो पारो के सिर पर डंडे से एक वार कर देता है जिससे कि पारो के चेहरे पर एक दाग बन जाता है। वो पारो से कहता है तुम जब जब इसे देखोगी तुम्हें तब तब मेरी याद जरूर आएगी। और वो पारो से कहता है कि तुमने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। इधर हम देखते हैं पारो की बारात आ चुकी होती है। उसका दूल्हा पारो से उम्र में काफी ज्यादा बड़ा होता है। यहाँ पर देवदास पहुंच चुका होता है कलकत्ता वापस से चुन्नी बाबू के पास। इधर पारो की बारात आई होती है और उधर देवदास चला जाता है चुन्नी बाबू के साथ उस जगह पर जहाँ पर वो कभी भी जाना नहीं चाहता था। यहाँ पहुंचकर वो देखता है कि किस तरह से लड़कियां नाच गा कर लोगों का मनोरंजन करती हैं और पैसे कमाती हैं। चंद्रमुखी को देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो एक कोने में जाकर बैठ जाता है। जब सभी लोग चले जाते हैं तो चंद्रमुखी जाकर देवदास के पास बैठती है तो देवदास को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो उसे बदतमीज कह देता है और वहां से जाने लगता है। चंद्रमुखी जब उसे रोकने लगती है तो वो अपने पैसों से भरा हुआ पर्स चंद्रमुखी के पास पटक देता है और बगैर कुछ बोले ही वहां से चला जाता है। ये व्यवहार चंद्रमुखी के लिए काफी अलग होता है। देवदास पहला वो इंसान होता है जो चंद्रमुखी के पास बगैर किसी मतलब के ही पैसे देकर चला जाता है। ये देखकर चंद्रमुखी को काफी अच्छा लगता है और वो चुन्नी बाबू को उसका पर्स वापस करने लगती है। वो कहती है ये पर्स वापस जाकर उनको दे देना और हो सके तो दोबारा उसको यहाँ पर लेकर आना। चुन्नी बाबू कहते हैं देवदास पहले कभी भी ऐसी जगहों पर आया गया नहीं है और शायद इसीलिए आज वो इस तरह से यहाँ से चला गया है। मैं कोशिश करूंगा कि उसे वापस से लेकर आ सकूं। इधर हम देखते हैं पारो को जो कि अब अपने परिवार में घुल मिल गई होती है और अपने परिवार को संभालने में लगी होती है। एक दिन पारो के पति उससे पूछते हैं कि तुमने अपनी ऐसी हालत क्यों बना कर रखी है। मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ पर तुम तो अभी जवान हो, तुम्हें तो सज धज कर रहना चाहिए। मैंने तुम्हारे साथ शादी करके अच्छा नहीं किया। जिससे पारो कहती है कि ये तो किस्मत में लिखा था और मुझे यहाँ पर किसी चीज की कोई कमी नहीं है।
इधर हम देखते हैं देवदास को, जो कि अब पारो की याद में पूरी तरह से गम में डूब चुका होता है और वो कलकत्ता में रहने लगता है। एक दिन चुन्नी बाबू उसके पास आते हैं और उसे अपने साथ चलने को कहते हैं। देवदास पूछता है कि आपको वहाँ पर जाकर क्या मिल जाता है। चुन्नी बाबू कहते हैं कुछ भी नहीं मिलता, पर वहाँ पर मेरा समय बहुत ही अच्छे से बीत जाता है। देवदास चुन्नी बाबू के साथ चल देता है अपना समय बिताने के लिए उसी जगह पर जहाँ पर उसका जाने का कभी मन नहीं हुआ करता था। इधर हम देखते हैं देवदास के पिता को, जो कि अब अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते हैं। देवदास की माँ उसके भाई को बोलती है कि वो जाकर देवदास को ले आए, वो आखिरी समय में अपने पिता को देख लेगा, पर वो मना कर देता है और अपने नौकर यानी कि धर्मदास को देवदास को लाने के लिए भेज देता है। इधर हम देखते हैं देवदास को, जो कि अब चंद्रमुखी के घर में ही रहने लगता है और बहुत ही ज्यादा शराब पीने लगता है। जब चंद्रमुखी उससे शराब पीने के लिए मना करती है तो देवदास कहता है कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है, मैं तो इसलिए पीता हूँ कि सांसें ले सकूँ और जिंदा रह सकूँ। अगर मैंने शराब नहीं पी तो मैं जिंदा भी नहीं रह पाऊंगा, और अगर मैंने शराब नहीं पी तो मैं यहाँ पर रह भी नहीं पाऊंगा, फिर तुम लोगों का क्या होगा। की बातें सुनकर चंद्रमुखी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब देवदास बोलता है कि चंद्रमुखी देवदास से प्रेम करने लगी है, पर देवदास ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता है, क्योंकि वो किसी को अपने भरोसे नहीं रहने देना चाहता। तभी दरवाजे पर किसी की आवाज आती है। चंद्रमुखी जाकर देखती है तो बाहर देवदास का नौकर धर्मदास होता है। धर्मदास को देखते ही देवदास गुस्सा हो जाता है और उसे वहां से जाने के लिए कह देता है। धर्मदास कहता है कि तुम्हें चलना ही होगा, क्योंकि तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। देवदास ये बात सुनकर काफी दुखी हो जाता है और धर्मदास के साथ गांव पहुंच जाता है। इधर पारो भी ये खबर सुनकर गांव में आई होती है। देवदास पारो को देखता है और उसे उसके परिवार के बारे में पूछता है। इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तभी धर्मदास पारो से मिलता है और बताता है कि देवदास बहुत शराब पीने लगे हैं और अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। ये बात पारो को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि देवदास शराब पीने लगा है। वो इस बारे में बात करने के लिए देवदास के कमरे में जाती है और अंदर से दरवाजा बंद कर देती है। देवदास कहता है कि अब अगर मैं तुझे बदनाम करने की कोशिश करूं तो पारो कुछ भी नहीं बोलती। वो देवदास से पूछती है कि आखिर तुमने शराब पीना क्यों शुरू कर दिया है। देवदास कहता है कि कुछ चीजों को भुलाने के लिए शराब का सहारा बहुत ही जरूरी होता है। पारो जिद करने लगती है कि तुम मुझसे वादा करो आज के बाद कभी भी शराब नहीं पियोगे। देवदास कहता है कि कुछ चीजों के लिए वादे नहीं किए जा सकते, क्या तुम मुझसे वादा कर सकती हो कि आज के बाद तुम कभी भी मुझे याद नहीं करोगी। ये बात सुनकर पारो रोने लगती है और देवदास से कहती है कि तुम्हें मेरे साथ मेरे घर में चलना चाहिए, यहाँ तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। तब देवदास कहता है कि अगर मेरा जीवन रहा तो एक बार मरने से पहले तुम्हारे घर में जरूर आऊंगा। इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। हम देखते हैं देवदास को, जो कि अब वापस कलकत्ता पहुंच चुका होता है। यहाँ पहुंचकर वो चंद्रमुखी से मिलने जाता है तो देखता है चंद्रमुखी बिल्कुल ही बदल चुकी होती है। उसने अपना काम धंधा छोड़कर सादा जीवन अपना लिया होता है और अब वो बिल्कुल शांति से रहने लगती है। इसे देखकर देवदास को काफी आश्चर्य होता है। चंद्रमुखी बताती है कि जब से तुमने मेरी जिंदगी में कदम रखा है तब से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। बोलती है पार्वती बहुत ही भाग्यशाली होगी जिसे तुम प्रेम करते हो और उसने ही तुमसे अपने प्रेम का इजहार किया होगा। तुम्हारी जिस तरह की शख्सियत है तुम्हें देखकर लगता है कि कोई भी तुमसे प्रेम कर सकता है। देवदास से कहती है कि आज के बाद कभी भी शराब को हाथ मत लगाना। देवदास कहता है कि मैं वादा तो नहीं कर सकता पर कोशिश जरूर करूंगा और जहाँ भी जाना मुझे खबर जरूर करना। इसके बाद देवदास अपने गाँव चला जाता है। अब यहाँ पहुंचकर भी देवदास का एक ही काम होता है, वो दिन भर बस शराब पीता है और पक्षियों का शिकार करता रहता है। एक दिन वो पारो की सहेली से मिलता है और पारो के बारे में पूछता है। इसके बाद पारो की सहेली उसे खत लिखती है और बताती है कि देवदास का बस एक ही काम है, वो दिन भर शराब पीता है और इधर उधर टहलता रहता है। इसके बारे में सुनते ही पारो अपने गाँव आती है और देवदास के नौकर धर्मदास से उसके बारे में पूछती है, पर उसी दिन देवदास शहर के लिए निकल गया होता है। इधर हम देखते हैं चंद्रमुखी को, जो कि देवदास के लिए परेशान हो रही होती है और काफी दिन से उसके ना आने पर उसे ढूंढने के लिए उसके गांव पहुंच जाती है। यहाँ पर पहुंचकर चंद्रमुखी को देवदास की भाभी से पता चलता है कि वो इस गांव में नहीं रहता है बल्कि शहर के लिए चला गया है और वो दिन भर शराब पीता रहता है। इसके अलावा उसका कोई भी काम नहीं है। उसकी जिंदगी कितने दिनों की है ये भी पता नहीं है। ये सुनकर चंद्रमुखी को काफी बुरा लगता है और वो वापस अपने शहर के लिए निकल जाती है। हम देखते हैं शहर में पहुंचकर वो जगह जगह पर देवदास को ढूंढने लगती है
और एक दिन उसकी मेहनत कामयाब हो जाती है। उसे देवदास किसी सड़क के किनारे पड़ा हुआ मिल जाता है। वो उसे उठाकर अपने साथ घर ले आती है और यहाँ पर दूसरे दिन जब देवदास की नींद खुलती है तो वो चंद्रमुखी से पूछता है कि आखिर तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया। चंद्रमुखी कहती है कि ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते और मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए काफी मेहनत करी है। एक दिन अचानक से देवदास के पेट में दर्द होने लगता है तो चंद्रमुखी काफी परेशान हो जाती है। वो डॉक्टर को बुलाती है तो डॉक्टर दवाइयाँ देता है जिससे देवदास में काफी सुधार आ जाता है। अब चंद्रमुखी की मेहनत भी काफी होती है जिससे देवदास काफी अच्छा हो जाता है। एक दिन देवदास चंद्रमुखी से कहता है कि तुम में और पारो में कितना फर्क है, उसका कितना मान सम्मान है और हर कोई उससे कितना प्रेम करता है, और एक तुम हो जो दिल की कितनी साफ हो फिर भी हर कोई तुमसे नफरत करता है, पर देवदास तुमसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करता। ये सुनकर चंद्रमुखी काफी खुश हो जाती है। अब देवदास एक दिन वहां से जाने का निश्चय कर लेता है। चंद्रमुखी उसे बहुत रोकती है पर वो नहीं रुकता। जाते जाते चंद्रमुखी से कहता है कि अगर इस दुनिया से परे कोई दुनिया है तो मैं वहां पर तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहूंगा। तुमने अपनी सेवा से मेरे दिल में जो जगह बनाई है उसे मैं कभी भी नहीं भूल सकता और नहीं भूलूंगा। इसके बाद देवदास धर्मदास के साथ निकल जाता है एक लंबे सफर पर। यहाँ पर रास्ते में उसे चुन्नी बाबू मिल जाते हैं एक स्टेशन पर और वो आकर देवदास से बातें करने लगते हैं। वो बताते हैं कि उनका काम दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है और अब उन्होंने कलकत्ता छोड़ दिया है। बातों ही बातों वो देवदास को शराब ऑफर करते हैं पर देवदास मना करता है कि उसने पीना छोड़ दिया है, लेकिन चुन्नी बाबू के जोर देने पर देवदास फिर से शराब पी लेता है जिससे उसकी तबीयत वापस से बिगड़ने लगती है। अब चुन्नी बाबू तो रास्ते में उतर जाते हैं पर देवदास ने इतनी शराब पी ली होती है कि उसे होश नहीं रह जाता। धर्मदास आकर देवदास को डांटता है और कहता है कि हमें किसी स्टेशन पर उतर जाना चाहिए और तुम्हें वापस से अपना इलाज करवाना चाहिए, तुम्हारा बुखार बढ़ता ही जा रहा है। पर देवदास धर्मदास की बात नहीं सुनता और सफर पर चलता ही रहता है। अब एक दिन अचानक से देवदास को खांसी आती है और साथ ही उसके मुंह से खून भी आ जाता है। ये देखकर देवदास समझ जाता है कि उसका अंतिम समय पास आ गया है, पर इसके बारे में वो धर्मदास को कुछ भी नहीं बताता और बहाना बनाकर धर्मदास को स्टेशन से कुछ लाने के लिए भेज देता है और खुद मौका पाकर उसी स्टेशन पर उतर जाता है। उसे याद आ रहा होता है कि उसने पारो को वादा किया था कि मरने से पहले एक बार वो उसके पास जरूर आएगा। वो स्टेशन पर उतर कर देवदास एक टांगा करता है जिससे कि वो पारो के घर की तरफ जा सकता था। रास्ते में उसे वो सारी बातें याद आने लगती हैं जो उससे पारो ने की थी, जो उससे चंद्रमुखी ने की थी। वो याद करता है कि किस तरह से उसका जीवन बीता है और सुबह होते होते वो पहुंच जाता है पारो के घर के सामने। यहाँ पर पारो को भी लगता है कि देवदास ने उसे आवाज दी है, पर उसके पति उसे ये कहते हैं कि इतनी सुबह सुबह तुम्हें कौन बुलाएगा। ये कहकर वो उसे अंदर ले जाते हैं। सुबह होते होते काफी भीड़ लग चुकी होती है और पारो के घर के सामने बहुत सारे लोग जमा हो चुके होते हैं। वो सब देवदास को देख रहे होते हैं। देवदास के अंदर इतनी भी जान नहीं होती कि वो किसी से बता सके कि उसे पार्वती से मिलना है। पार्वती को अभी तक पता नहीं होता कि जो भी इंसान बाहर आकर लेटा हुआ है वो और कोई नहीं बल्कि देवदास ही है। तभी पार्वती अपने घर में होती है। उसे अपने नौकरों से पता चलता है कि जो भी व्यक्ति बाहर आकर लेटा हुआ है वो और कोई नहीं बल्कि उसके गांव का ही कोई देवदास है। उसे ये पता चलता है तो वो अपने बेटे से जाकर पूछती है कि आखिर बाहर कौन लेटा हुआ है। बताता है कि आपके ही गांव का कोई आदमी है, उसे जानता तो कोई नहीं पर उसके जेब से जो चिट्ठियां मिली हैं उनके नाम वो पारो को बता देता है। नाम सुनकर पारो समझ जाती है कि ये देवदास के बड़े भाई का ही नाम है और वो उसे देखने के लिए भागती है, पर वो अब किसी के घर की बहू होती है और उसे बाहर नहीं जाने दिया जाता। वो आखिरी समय में देवदास से मिलना चाहती है पर ऐसा नहीं हो पाता। इधर देवदास की सांसें उसका साथ छोड़ देती हैं और वो इस दुनिया से चला जाता है। अपने आखिरी समय पे भी देवदास और पारो एक दूसरे से नहीं मिल पाते और ना ही पारो उसे देख पाती है। इधर देवदास का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। ये थी मूवी की कहानी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।